नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जो जुड़ी हैं आपसे और हमसे। साथ ही आपको बताएंगे कि आज 3 बजे तक देश में कौन सी घटनाएं रही जो प्रमुख खबर बनी। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की हम बात कर रहे हैं। पहली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी चुनाव 2022 की सियासत में दिन पर दिन बदलाव होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही चुनावी सरगर्मियां और बढ़ती जा रही हैं और नेताओं का दल बदल कार्यक्रम भी तेज हो गया है। नेता माहौल को भांपते हुए एक दल से दूसरे दल में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और विधायक रघुराज सिंह शाक्य ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी एक बार फिर 2017 का इतिहास दोहराने जा रही है और इस बार फिर बीजेपी सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने जा रही है। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 45 और कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने लखनऊ की सरोजनी नगर टिकट पर दावेदारी करने वाले यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से प्रत्याशी बनाया गया है। बाराबंकी से रामकुमारी मौर्य, अमेठी से संजय सिंह, सगली से वंदना सिंह, मोहम्मदाबाद से अलकार राय, गाजीपुर से राज्य संगीता बलवंत बिंद को टिकट मिला है। वहीं दूसरी खबर रोहतक से है, जहां पर गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दे दी है। यानी पंजाब चुनाव से पहले मिली इस फरलो के कई सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं। रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं। अब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। फरलो यानी कि एक छुट्टी की तरह होती है जिसमें जेल में सजायाफ्ता बंदियों को छुट्टी मिलती है और तय समय के लिए वह अपने घर जा सकते हैं। बता दें कि राम रहीम को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या मामले में 8 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था। इसमें उसे और 4 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले साध्वी से रेप और हत्या के मामले में अगस्त 2017 में राम रहीम को दोषी ठहराया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया था, जिसके बाद डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा में कहीं कहीं हिंसा की थी। इसके बाद अगस्त 2017 में ही राम रहीम को 20 साल की सजा सुना दी गई थी। वहीं तीसरी अगर खबर की बात करें तो यह फतेहपुर से यह तीसरी बड़ी खबर, जहां मलवा थाना क्षेत्र के चितौरा गांव में खेत में पानी लगाने गए किसान की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने किसान की आंखें तक फोड़ दी। किसान का शव मिलने के बाद से परिजनों का हाल बेहाल है और वहीं घटना स्थल से ईंट और लकड़ी भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर हत्या हुई है वह अक्सर जुए की फड़ लगती थी, जिसके चलते जुआड़ियों के ऊपर हत्या की आशंका जताई भी जा रही है। वहीं किसान की हत्या के मामले में पुलिस के प्रति परिवार में आक्रोश है। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस को शव उठाने से भी मना कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, लगातार ये जो सपा और बसपा इस पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कह दिया है कि एक बार फिर इनका सूपड़ा साफ करने जा रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह दिया गया है कि एक बीजेपी एक बार फिर 2017 के तरीके इतिहास दोहराने जा रही है और सपा और बसपा का सूपड़ा साफ कर देगी, इस पर क्या कुछ बताएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आज जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे बीजेपी मुख्यालय, उन्होंने तमाम जो दलों के लोगों को बीजेपी में आज सदस्यता दिलाई। जबकि उससे बात करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि 2017 का इतिहास बीजेपी दोहराने जा रही है 2022 विधानसभा चुनाव में। और जिस तरह से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस का सफाया किया था, उसी तरह से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन करेगी। निश्चित तौर पर 350 प्लस का आंकड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में, और जिस तरह से तमाम जो नेता है बीजेपी के वो चुनावी मैदान में है, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता
जो उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि चर्चा फिर से आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जो विपक्ष से लगातार गठबंधन कर रहा है, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव उन्होंने तमाम जो गठबंधन किए थे कांग्रेस के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ और इस पर आरएलडी के साथ चलकर वो चुनावी मैदान में जनता इस वक्त को सबक सिखाएगी और कहीं ना कहीं जो सफाया है वो एक बार फिर पार्टियों का होगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ टारगेट लेकर चल रही है, उस टारगेट के साथ उत्तर प्रदेश राजनीति वापस करेगी। मुख्यमंत्री की तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार दावे कर रही है। अब देखना होगा समाज को जब चुनावी रिजल्ट आएगा तब जो बीजेपी के दावे कर रही है उसको दिखता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आज भी एक लिस्ट जारी की गई है, इसमें कौन कौन से तमाम बड़े नेता शामिल हैं? देखिए 45 लोगों की जारी की, सबसे पहला 45 जैसे पूर्वांचल के जिले हैं जिसमें ये जारी की गई और सबसे बड़ा नाम है बलिया से जो दयाशंकर सिंह को टिकट मिला, क्योंकि पिछले काफी दिनों से दयाशंकर सिंह विवादों में भी इसकी पत्नी जो अभी वर्तमान सरकार में मंत्री है स्वाति सिंह, उनका टिकट काटा गया है कुलनगर से और इस बार बलिया से दयाशंकर सिंह को टिकट दिया गया। तो सबसे बड़ा नाम हुआ है क्योंकि इसको लेकर लगातार उठा पटक चल रही थी, तमाम बातें की जा रही थी। आप बलिया से इसको टिकट दिया। इसके अलावा बात करें तो सुल्तानपुर जसवा सीट से देव बड़ी वो भी काफी उसको उनका टिकट काटा गया है। बलिया से बात करें तो सुरेश सिंह है जो दयाशंकर सिंह को टिकट मिला है, उनका भी टिकट काटा गया है। वो भी कई बार ऐसे बात बयान दे चुके हैं तो वो सुर्खियों में थे। इसके अलावा अन्य वामसी की बात करें, वामसी से जो वर्तमान मंत्री है अनिल राजभर की बात कर लें या नीलकंठ तिवारी की बात कर लें, तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। 45 लोगों को भी पूर्वांचल की तरफ चुनाव जा रहा है। पश्चिम से 10 तारीख से शुरू होगा, पूर्वांचल से खत्म होगा। पश्चिम की आ चुकी है, अब धीरे धीरे पूर्वांचल के उम्मीदवारों की घोषणा की रही है। इसी क्रम में 45 लोगों के नाम की आज घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी। शुरुआत में दयाशंकर का आपने जिक्र किया तो पहले वो सरोजनी नगर से दावा ठोक रहे थे, लेकिन उनको बलिया से टिकट दिया गया है। तो आखिर इसका फेरबदल ये जो करने का इसका क्या कारण माना जा रहा है? देखिए बलिया के रहने वाले हैं दयाशंकर सिंह, बलिया से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। तो ऐसे माना जा रहा है कि अगर बलिया से उनको पार्टी उतारती तो वहां पर वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सरोजनी नगर सीट से उनकी पत्नी इस बार विधानसभा चुनाव जीती, इसके बाद विधानसभा चुनाव जीती थी और उनको सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन जनता खुश नहीं है और शायद यही वजह है कि उनकी जगह राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। स्वाति सिंह के कार्यों पर जिस जनता उससे नाखुश है, कहीं उसका जो खमियाजा है वो दयाशंकर सिंह को न भुगतना पड़े। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनको की गृह जनपद की सीट बलिया सदर से उनको टिकट दिया गया है कि वो बलिया चुनाव लड़ेंगे और पूर्वांचल में काफी इनका दबाव है, काफी जनाधार और यही सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको टिकट दिया गया है। स्वाति सिंह का भी कहना है कि वो अपने पति के साथ चुनाव प्रचार करेंगे, उसका अनेक काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो दयाशंकर सिंह लगातार पिछले 2017 में भी वो विधानसभा की मांग से विवाद हुआ था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से और स्वाति सिंह को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उसका फायदा मिला और स्वाति सिंह चुनाव जीत गई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दयाशंकर सिंह को बलिया से उतारा। दिखना हुआ किस तरह का प्रदर्शन बलिया से करते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे फेरबदल चालू है, यानी कि नेता जिस तरफ उनको समझ में आ रहा है कि इधर जाने में फायदा होने वाला है तो वो दल बदल करने में लगे हुए हैं। और इसी को लेकर के सपा के पूर्व सांसद और विधायक रघुराज सिंह शाक्य भी भाजपा का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बयान दे रहे हैं। नेताओं ने यानी कह सकते पूरी तैयारी कर ली है और उनका कहना है कि बीजेपी 2017 में एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रही है और सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने जा रही है। तो ये बड़ी बात है, नेताओं की पूरी तैयारी हो गई है। हालांकि दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है और इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। आपने हमारे संवाददाता राहुल को भी सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारी बीजेपी की है और क्या कुछ कहा जा रहा है। वहीं अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जिस पर देखिए जो खबर है वो रोहतक से है। यहां पर गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलौ दे दी है। पंजाब चुनाव से पहले मिली इस फरलौ के कई हालांकि अब सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं। रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं और अब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की यह फरलौ मिली है। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे ही ये खबर सामने आई तो अब इसके सियासी माने निकालने शुरू कर दिए गए हैं, तो आखिर
क्यों इसको सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है और आखिर इसको सियासत से जोड़कर क्यों ना भी देखा जाए? दोनों ही बातें हमको बताएं। देखिए, जब भी कुछ ऐसे फैसले होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई निहितार्थ होता है, बिना उसके कोई नहीं होता है। तो अगर राम रहीम को छुट्टी दी गई है 21 दिन की, तो निश्चित रूप से इसके पीछे भी कोई एक उद्देश्य है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके की जो छुट्टियां दी जाती है उसमें बिना सरकार की मंशा के कुछ नहीं होता है। सरकार से अप्रूवल लेना पड़ता है, सरकार उसकी स्वीकृति देती है। अब चूंकि इसलिए सियासी मायने लगाए जा रहे हैं क्योंकि पंजाब में चुनाव है, और ये भी आपको मालूम है कि जो पंजाब में चुनाव है इस बार बीजेपी थोड़ी कमज़ोर स्थिति में है। अकाली दल के साथ थी तो उसका स्थिति मजबूत थी, किंतु अब जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पार्टी है और साथ में जो एक अकाली दल से टूट करके सिरसाए हैं उनकी पार्टी, तीनों मिलकर के लड़ रहे हैं। तो सियासी माने इसलिए भी है कि जो राम रहीम हैं उनके एक बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, और हमारे देश की एक स्थिति है कि हम लोग बड़े आस्थावान होते हैं, बड़े श्रद्धालु होते हैं। तो राम रहीम ने कुछ भी किया हो, दो हत्या और रेप के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई हो, लेकिन जो उनके आस्थावान हैं, जो उनके प्रति श्रद्धालु हैं, वो पूरी तरीके से उनसे प्रतिबद्ध हैं, वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए आपको ये भी मालूम होगा कि जब राम रहीम की गिरफ्तारी हुई थी तो लोगों ने वहाँ पर डेरा डाल दिया था, वहाँ पर उनके भक्तों ने बाकायदे जाम लगा दिया था, लेट गए थे, और बाद में बड़ी मुश्किल से राम रहीम को गिरफ्तार किया जा सका था। और उसके बाद भी वहाँ पर हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, और ये माना जा रहा है कि जब उनको बाहर लाया जाएगा तो निश्चित रूप से उनके जो समर्थक हैं, जो उनके आस्थावान लोग हैं, उनसे मिलेंगे और फिर वो एक मैसेज देंगे। और अगर वो मैसेज, जैसा कि ये माना जा रहा है कि सियासी मैसेज देंगे, और उस मैसेज से ये भी संकेत मिल रहा है, विश्लेषक यही कह रहे हैं कि इससे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इसीलिए उनको बाहर किया गया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि कैदियों के द्वारा कई बार उनके जो वकील होते हैं उनके द्वारा पेरोल की अपील की जाती है तो खारिज हो जाती है। ऐसे में अब जब चुनाव पास आ रहा है तो ऐसे टाइम पे फरलो इतनी आसानी से मिल जाना, तो ये कहाँ, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, वही तो मैंने बताया कि इसमें सब सरकार की मंशा होती है। देखिए, जो सरकारी वकील जब कोर्ट में खड़ा होता है तो वो सरकार का पक्ष लेकर के खड़ा होता है। आपको कानपुर का भी एक उदाहरण हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर विक्रम कोठारी का महाप्रयाण हुआ, उनका बेटा जेल में, और वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि मुझे अपने पिताजी के अंतिम संस्कार करने के लिए पैरोल दिया जाए, और पैरोल भी इसीलिए, छुट्टी अलग बात है, पैरोल अलग बात है, मुझे पैरोल दे दिया जाए। लेकिन उसकी कोर्ट जो है स्वीकृति नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पर सरकारी वकील भी विरोध कर रहा है, सब विरोध कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो अपनी बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान में लेती है, और ये मान करके कि उनके अंतिम संस्कार में जो उनकी अंतिम क्रिया होती है उसमें लगभग 15 दिन का समय लगता है, तो उसी आधार पर 15 दिन का पैरोल दिया जाता है। तो पैरोल अलग चीज़ है, छुट्टी अलग चीज़ है, और उस पैरोल एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है कि भाई मेरे घर में बेटी की शादी हो गई, हमको 3 दिन के, मेरे घर में किसी का डेथ हो गई है। ज़्यादातर ऐसे मानवीय पक्षों में भी जो है पैरोल दिया जाता है, और छुट्टी दूसरी है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आए हैं बाहर, उसमें तो यही माना जा रहा है कि सीधे तौर पर ये जो है सियासी माने। और आपको एक और बता दें कि जब हरियाणा सरकार बन रही थी तो चौटाला जो डिप्टी सीएम थे, तो उनकी एक पहली शर्त थी कि उनके पिताजी को बाहर लाया जेल से, और लाए गए उनके पिताजी, और उसके बाद फिर वो डिप्टी सीएम बने। तो ये सब होता है, हरियाणा में हुआ है, पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थितियों में सियासी माने रखे जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या मान के चला जाए कि जब चुनाव पास आते हैं तो क्या कैदी भी सफेदपोश हो जाएंगे, या उनके ऊपर कोई अपराध नहीं माना जाएगा? नहीं, माना तो जाएगा। उनसे ये फायदा होता है कि जो वो अपने समर्थक हैं उनको रखे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और दे दूं, अपने यहाँ गायत्री प्रजापति और जेल में बंद है, रेप के मामले में बंद है, लेकिन पिछले दिनों उन्हें
मेडिकल के नाम पर केजीएमयू में भर्ती किया गया। उस दौरान चुनाव थे, चुनाव का माहौल था, तो ये कहा गया कि प्रजापति की अपने क्षेत्र में, अपने जाति में एक अच्छा प्रभाव है और वो मैसेज दे सकते हैं। तो अब ठीक है, यूँ तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये था कि उनको केजीएमयू में इसलिए भर्ती किया गया क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन माना यही गया कि भाजपा के पक्ष में मैसेज कराने के लिए गायत्री प्रजापति को केजीएमयू ला करके भर्ती किया गया। तो ये भी ऐसा एक उदाहरण अपने उत्तर प्रदेश का है। तो ऐसे जब ऐसे अवसर होते हैं, चुनाव के होते हैं, तो चुनाव जीतने के लिए सरकारें, राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, तो उसमें भी ये भी अपनाया गया, उसमें ये माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने बहुत अच्छे से दर्शकों को समझाया। तो देखिए, राम रहीम को फरलो मिल गई है, यानी कि 21 दिन की फरलो मिली है और इसी के बाद से सियासी माने इसके निकाले जा रहे हैं। भले ही उनके ऊपर चाहे वो रेप का केस हो या फिर 2 मर्डर के, हत्या के केस हो, लेकिन इसके बाद उन्हें फिलहाल अभी 21 दिन की फरलो मिली है और इसके सियासी माने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल हम रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, इसके बाद बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। पहली खबर पर हमने चर्चा की कि किस तरीके से लखनऊ में जो सपा और बसपा या भाजपा की बात करें, तीनों में जो फेरबदल चल रहा है, दल बदल रहे हैं लोग। दूसरी बड़ी खबर में हमने बात करी राम रहीम की, जिनको फरलो मिली है, 21 दिन की ये छुट्टी उन्हें दी गई है। वहीं अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो फतेहपुर से है, जहां मलवा थाना क्षेत्र के चितौरा गांव में खेत में पानी लगाने गए किसान की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने किसान की आंखें फोड़ दी, यानी निर्मम हत्या की गई है। किसान का शव मिलने के बाद से परिजनों का हाल बेहाल है। घटनास्थल से ईंट और लकड़ी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हत्या हुई है वहां अक्सर जुए की फड़ लगती थी, जिसके चलते जुआड़ियों के ऊपर हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं किसान की हत्या के मामले में पुलिस के प्रति परिवार में आक्रोश भी है। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस को शव उठाने से भी मना कर दिया। और इसी खबर पर हमारे साथ फतेहपुर से हमारे संवाददाता अनूप तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से किसान की यह निर्मम हत्या की गई, तो सबसे पहले तो यही बताएं कि क्या वजह मानी जा रही है। ये तो आपको बता दें कि जिसके चलते जो ये निर्मम हत्या की गई है, तो एक आशंका जताई जा रही है कि जुआ इसकी बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि कुछ ही देर में हमसे हमारे संवाददाता लाइव जुड़ेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। हालांकि हत्या के मामले में पुलिस के प्रति परिवार में भी आक्रोश है। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस को शव उठाने से भी मना कर दिया है। परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां पर किसान की ये निर्मम हत्या कर दी जाती है। जुए का जो ये जुए की फड़ थी, बताते हैं कि इनके घर के पास लगती थी, जिसका ये विरोध करते थे और एक आशंका फिलहाल जताई जा रही है कि इसकी ये बड़ी वजह हो सकती है। मलवा थाना क्षेत्र के चितौरा गांव के पास पानी लगाने गए किसान की ये पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई और हत्यारों ने किसान की आंखें तक फोड़ डाली। यानी जो हदें थी, इंसानियत यहाँ पर शर्मसार होती नजर आई कि किसान का शव मिलने के बाद परिजनों का हाल बुरी तरीके से बेहाल है। वहीं घटनास्थल से हालांकि ईंट और लकड़ी भी बरामद हुई है। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जिस जगह यह हत्या हुई है वहां अक्सर जुए की फड़ भी लगती है, जिसके चलते उनके जो युवक है जिसने उसका विरोध करता था, उसकी पीट पीट कर जुआड़ियों ने यह हत्या की है। हालांकि ऐसी अभी आशंका जताई जा रही है। तो वहीं पुलिस से भी जो घर वाले हैं वो आक्रोश में बताए जा रहे हैं। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस को शव उठाने से भी मना कर दिया है। और इसी पर हमारे साथ एक बार फिर हमारे संवाददाता अनूप तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनूप, जानना चाहेंगे आखिर ये जो किसान की हत्या की गई है, इसकी क्या बड़ी वजह बताई जा रही है? अंकुर देखिए, जुलाई माह में ये जो किसान है प्रमोद दिवाकर, इनके घर चोरी हुई थी और इन्होंने उसकी शिकायत जो है थाने में पहुंच कर की थी, जिसके ऊपर इन लोगों ने चोरी की शिकायत की थी। उन पर कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और मामले को वहीं से रफा दफा कर दिया था। इसके बाद से वो जो आरोपी थे वो लोग लगातार उस प्रमोद जो किसान है उसको निशाना बना रखे थे
और उन्हीं परिवार के जो प्रमोद के जो मृतक के परिजन हैं उनको पूरी आशंका है कि उन्हीं आरोपियों ने प्रमोद की ईंट से कूट करके हत्या कर दी और इतनी निर्मम हत्या की लकड़ी से डाल करके उसकी आंख तक निकाल ली गई। यानी कि सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी थी और इसी को लेकर के जो परिजन थे उनमें नाराजगी थी कि आखिर पुलिस आपके जब एक परिवार के सदस्य को उन लोगों ने खो दिया तब पुलिस आती है उसको पोस्टमार्टम के भेजने के लिए और इसी वजह से पुलिस परिजनों ने पुलिस को शव उठाने से रोक दिया। जी हाँ, अगर बात करें मांगों की, जिस तरीके से उन लोगों की आखिर जो शव उठाने से मना किया गया, तो परिवार वाले क्या कुछ मांग रख रहे हैं अपनी? देखिए, परिवार के सदस्यों की एक ही मांग है सिर्फ कि जो मलवा के जो थाना इंचार्ज हैं, बीट के सिपाही हैं, वहाँ के जो दरोगा थे, जिन लोगों ने पहले उनको न्याय नहीं दिया उन पर वो कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सीओ सदर मौके में पहुंचे जो डीसी मिश्रा हैं, कई थाने का फोर्स बल था, उन्होंने जो घटना की जब हंगामा कर रहे थे इसके बाद कई घंटे ये हंगामा चला। सीओ सदर के आश्वासन के बाद पुलिस को शव उठाने दिया गया है। सीओ सदर ने कहा है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी मामले की, जो भी दोषी होंगे चाहे वो थाना इंचार्ज हो या बीट के सिपाही हो या दरोगा, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद परिजनों ने तकरीबन 3 घंटे बाद वहां से घटनास्थल से शव उठाने दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो मृतक के परिवार वालों ने पुलिस को शव उठाने से फिलहाल मना कर दिया, लेकिन संवाददाता ने हमारे बताया कि देखिए 3 घंटे बाद अब जो नाराजगी है वो पुलिस वालों ने दूर कर दी और उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें आरोपी हैं उनको सजा दी जाएगी। तो हमने बात करी 3 बड़ी खबरों की और आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और 3 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए GMD न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News।